हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक मैन मेड डिजास्टर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, 2 क्लासेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने नेचुरल डिजास्टर के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ लिया है। आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे मैन मेड डिजास्टर के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लिखा है मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर में बहुत सारे डिजास्टर्स के टाइप आते हैं, जैसे बायोलॉजिकल डिजास्टर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है सभी जितने भी बायोलॉजिकल डिजास्टर किस किस से होता है, इसके लिए क्या क्या काम किए गए हैं, कौन से एक्ट आए हैं और ये किस तरीके से फैलता है। ठीक है, इन सब के बारे में लिखा है। इसके बाद जैसे इंडस्ट्रीज से होने वाला डिजास्टर है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिकल डिजास्टर है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कहाँ पर इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहाँ पर ज़्यादा है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री हैं। तो यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम लिखे हैं जिसको सरकार ने क्या किया है, मतलब कि ये क्या है, एक तरीके से मतलब आगे आने वाले समय में खतरा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर हैजार्ड्स या न्यूक्लियर डिजास्टर भी हम इसको कह सकते हैं। और इसके साथ साथ जो क्राउड मैनेजमेंट होता है, क्राउड डिजास्टर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मैंने इस क्लास में ऐड किए हैं। और ये क्राउड मैनेजमेंट इंडिया में कब कब जैसे भगदड़ मची है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या क्या काम किए गए हैं, तो इन सब के बारे में हमारी आज की ये क्लास रहने वाली है। और ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को हम। शायद ये क्लास आपकी थोड़ी सी लेंथी रह सकती है, बट आपके लिए यूजफुल रहेगी। क्योंकि अगर मैं थोड़ा थोड़ा कराती हूँ, मान लीजिए मैं बायोलॉजिकल डिजास्टर एक क्लास में कराऊँ, अगली क्लास में आपको इंडस्ट्रियल डिजास्टर कराऊँ, तो ऐसे आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और आपको एक ही क्लास में करा देती हूँ मैं, ये आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टार्ट कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है मैन मेड डिजास्टर। अब मैन मेड डिजास्टर होता क्या है कि जो भी हम ह्यूमन बीइंग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है या ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो हमारे लिए खतरा बन सकती है या डिजास्टर का रूप ले सकती है, वही क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो इसमें पहले मैंने लिखा है बायोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल डिजास्टर वो होता है जो बहुत ज़्यादा लोगों को क्या करता है, इफेक्ट करता है, यानी कि प्रभावित करता है। तो इसे क्या कहा गया है, बायोलॉजिकल डिजास्टर का नाम दिया गया है। इसे हम जैविक आपदा भी कहते हैं। जैविक आपदाओं में क्या क्या आता है, जैसे महामारी हो गई, स्मॉल पॉक्स है, कोविड है, जो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलता है, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैलता है, तो ये क्या होती है, जैविक आपदा होती है। जैसे जो बड़े स्तर पर फैलेगी, जो एक देश में फैल सकती है, पूरे देश में हो सकती है, पूरे वर्ल्ड में हो सकती है। अब जैसे आपके कोविड था, तो कोविड क्या था, एक बायोलॉजिकल डिजास्टर ही था ये, क्योंकि इसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को मतलब एकदम से आपदा क्रिएट कर दी थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो ये इसे हम क्या कह सकते हैं, बायोलॉजिकल डिजास्टर कह सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल डिजास्टर के टाइप क्या होते हैं, बायोलॉजिकल टेररिज्म, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोविड को भी बायोलॉजिकल टेररिज्म बोल सकते हैं, क्योंकि एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में कोई डिजीज फैलती है, स्प्रेड होती है, तो वही क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल टेररिज्म कहलाती है। क्योंकि चाइना से पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई थी, ठीक है, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल टेररिज्म है। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में इसे स्प्रेड कर सकती है तो हम इसे क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल टेररिज्म कहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मतलब बायोलॉजिकल टेररिज्म ये एक तरीके से जानबूझकर भी किया जाता है। मान लीजिए कोई एक कंट्री है और वो दूसरी अपनी कंट्री से कुछ ऐसे जीवाणु उसमें भरकर भेज देती है जो आगे जाकर दूसरी कंट्री के लिए खतरा बन सकते हैं, तो वो उसे भी हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल टेररिज्म बोलते हैं। तो हम कोविड का एग्जांपल भी यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि कोविड भी इसी तरीके का था, क्योंकि चाइना ने किसी को बताया नहीं था और वो उससे क्या हुआ, पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये खतरा पैदा हो गया। इसके बाद यहाँ पर बायो टेररिज्म ही लिखा है, जो बायोलॉजिकल पैथोजन का यूज करके टेरर फैलाते हैं। तो यही बात मैंने आपको भी बताई है, जो ऐसे पैथोजन होते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं, तो ऐसे कारकों का यूज करके जो टेरर फैलाते हैं और बायो टेररिज्म कहलाते हैं। अब इसमें टाइप्स क्या हैं, ये महामारी हो सकती है, जैसे एपिडेमिक है। एपिडेमिक क्या होती है, महामारी होती है। एक समय में जो एक बड़ी जनसंख्या या समुदाय को या विशाल समूह को या किसी क्षेत्र को प्रभावित करती है, वो क्या कहलाती है, महामारी कहलाती है। जैसे प्लेग हुआ था, हैजा हुआ था, तो ये बड़े एरिया में हुआ, तो इससे हमने किस नाम से जाना है, महामारी के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके बाद है पेंडेमिक। पेंडेमिक वो
होता है जो पूरी दुनिया में उभर कर सामने आता है। वर्ल्ड में उभरती या दोबारा से उभरती हुई बीमारी क्या कहलाती है? पेंडेमिक कहलाती है। जैसे कोविड को हम पेंडेमिक बोल सकते हैं, स्वाइन फ्लू को हम पेंडेमिक बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, ये किस वजह से होता है? जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई है, उससे गंदा पानी फैल गया है, पानी फैलेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, और वो क्या किसका रूप ले लेंगी? पेंडेमिक का रूप ले लेंगी, महामारियों का रूप ले लेंगी। जैसे भूकंप आया है, संदूषित जल है, हवा खराब हो गई है, सॉलिड वेस्ट ज्यादा फैल गया है, प्लेग वगैरह जैसी, मतलब ये सारी बीमारियां इसका कारण बनती हैं, बायोलॉजिकल डिजास्टर का कारण बनती हैं। प्लेग क्या था? प्लेग एक असामान्य घटना थी जो 1994 में सूरत में हुई थी, मानव जीवन के नुकसान का कारण बनी थी। और अब भी क्या कर सकती हैं ऐसी बीमारियां? अब भी ये फैल सकती है। जैसे आपको पता है कोविड खत्म नहीं हुआ है, वो बार बार उभर कर सामने आता है। उसी प्रकार से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो खत्म नहीं होती हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए बाद में उभर कर सामने आ सकती हैं। अब बायो टेररिज्म, ये यहाँ पर मैंने लिखा एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होते हैं? जब वायु में, एयर में ऐसे पैथोजेंस को छोड़ दिया जाता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते रहते हैं, तो ये क्या है? एरोसोल्स होते हैं। वायु में ऐसे पैथोजन का शामिल होना, मतलब उनको छोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं? वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी कर जाते हैं। अब भारत में महामारी कैसे है? यहाँ पर जैसे अब मैंने लिखा जल जनित रोग से होती है। जैसे अगर पानी अच्छा नहीं है तो उसे हैजा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है। वेक्टर जनित बीमारियां होती है जो मच्छरों से फैलती हैं, जैसे डेंगू बुखार है, जापानी बुखार है, मलेरिया है। और एयर जनित कौन सी होंगी? जो वायु से फैलेंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं कि हम उनको एजुकेशन दे सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं, ढका हुआ भोजन, उबला पानी, मतलब पानी को उबाल कर पीना, ये उचित रोग का की समाधान होना चाहिए, निदान होना चाहिए। अब बायोलॉजिकल डिजास्टर के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जैसे महामारी रोग एक्ट आया था 1897 में, इसको बाद में 123 साल के बाद में इसको अमेंड भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये महामारी रोग एक्ट पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे? 1897 में आया है। ठीक है, और ये ब्लैक डेथ यानी कि जो प्लेग था ना उसके लिए लाया गया था। जब ब्रिटिशर्स थे तब प्लेग फैल गया था, तो उस समय की ये एक्ट लाया गया। इस पूरे राज्य में या उसके किसी भाग में महामारी होने पर फैल सकता है। इसमें सरकार विधि के अनुसार क्या करेगी? यहाँ पर उपाय करती है। इसमें कुछ जैसे धाराएं दी गई हैं। धारा 2A में क्या है? भारत छोड़ने, मतलब यहाँ पर क्या ये जो धारा ये बताती है कि जो कोई भारत छोड़ रहा है और भारत में आ रहा है, किसके थ्रू? जहाजों के थ्रू, तो उसके निरीक्षण का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद IPC की धारा 188 के अनुसार उल्लंघन या फिर 6 महीने कैद की सजा दी जा सकती है। मतलब जो इनकी बातों को नहीं मानता है तो उसे क्या होगा? यहाँ पर उसको 6 महीने की कैद हो सकती है और 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। तो ये है महामारी रोग एक्ट 1897। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरे राज्य में या किसी भाग में फैल सकती है तो इसे महामारी कहते हैं। तो उसी के लिए क्या लाया गया था? महामारी रोग एक्ट 1897 लाया गया। ठीक है, तो आपको ये बात याद रख लेनी है। इसके बाद यहाँ पर भारत में महामारी, ये शायद दोबारा तो ऐड नहीं हो गया, ये पेज शायद दोबारा ऐड हो गया। ये मैंने आपको अभी पढ़ाया है ना, IPC की धारा, हाँ ये सारा का सारा मैंने अभी आपको पढ़ाया है, दोबारा से ऐड हो गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर डिजास्टर, जो मैंने आपको बायोलॉजिकल डिजास्टर के बारे में बताया है। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन में लोगों और जीवन सहायता प्रणालियों के लिए उत्पन्न होने वाले खतरे, यानी कि उत्पादन में, यानी कि जो इंडस्ट्रीज होता है, इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो जीवन सहायता यानी कि लाइफ सिस्टम प्रणाली है, उनके लिए जो उत्पन्न होने वाले खतरे हैं वो क्या है? इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। सीधी सी बात है कि डिजास्टर से जो भी मतलब ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो क्या हो जाते हैं, उनके लिए डिजास्टर बन जाते हैं। अब मान लो जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो उन्हें भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, वो भी डिजास्टर का रूप ले सकते हैं। और यहाँ पर इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है, जो अलग अलग गंदी वैशाली गैसेज निकल रही हैं, तो वो भी डिजास्टर बन सकती है हमारे लिए। भारत में इंडस्ट्रियल डिजास्टर, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये आपको पता होगा, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब एक तरीके का ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक रहा था। इसके बाद है चासनाला खान दुर्घटना 1974 में हुई। जयपुर ऑयल डिपो अग्निकांड 2009 में हुआ था। कोरबा चिमनी का गिरना 2009 में, इंपॉर्टेंट है ये, कोरबा चिमनी पूछ सकता है आपसे। कोरबा चिमनी कब गिरी थी? 2009 में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 1984 में। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है
मायाद्री रेडियोलॉजिकल दुर्घटना 2010 में हुई थी। बॉम्बे डॉक्स विस्फोट 1944 में हुआ था। तो ये कुछ आपकी डिजास्टर हैं जो इंडस्ट्रीज से क्रिएट हुई हैं, इंडस्ट्रीज से फैली हैं। जैसे एनटीपीसी के बॉयलर में विस्फोट हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है ये आपका रिसेंट का ही है। तो एनटीपीसी के बॉयलर में विस्फोट कब हुआ? 2017 में हुआ है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो डिजास्टर है इसके कुछ टाइप है, जैसे एक्सीडेंट रिलीज है, मतलब एकदम से फैल जाती है। जैसे खतरनाक रसायन होते हैं, अन्य पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, उनका उत्पादन परिवहन के दौरान क्या हो जाता है, उनका क्या होता है, जैसे रिसाव हो जाता है। जब कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं, जिससे क्या होता है एक्सीडेंटल, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल रिलीज कहते हैं। इसके बाद है विस्फोट। जब कोई काम कर रहे हैं तो एकदम से विस्फोट हो जाना, ये क्या है, एक तरीके की नेचुरल डिजास्टर है, वास्तविक आपदा कह सकते हैं। रासायनिक विस्फोट, जब कोई दहन या कोई चीज आग पकड़ लेती है, भीषण विनाश का कारण बन जाती है, तो उसे हम रासायनिक विस्फोट कहते हैं। परमाणु विस्फोट में जैसे नाभिकीय संयंत्र में अप्रत्याशित रिसाव हो जाएगा तो बहुत बड़ा डिजास्टर का रूप ले लेता है। आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियर प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं, ये वहां पर जहां पर ये न्यूक्लियर प्लांट लगते हैं वहां के लोगों की हेल्थ भी उससे इफेक्ट होती है, और वहां जो लोग होते हैं वो राजी भी नहीं होते कि हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट लगाया जाए, क्योंकि अगर इसका एक छोटा सा भी अणु थोड़ा सा भी वो हो जाता है ना, तो वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकता है ये। इसके बाद है केमिकल डिजास्टर। केमिकल डिजास्टर यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म से और एनवायरनमेंट से। केमिकल डिजास्टर में हम ह्यूमन आता है, लाइव स्टॉक आते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे इफेक्ट करेगा, जैसे ह्यूमन को, लाइव स्टॉक को और प्लांट को इफेक्ट करेगा। यहाँ पर उसकी डेथ हो सकती है, इंजरी हो सकती है और उन्हें बहुत सारी डिजीज हो सकती है। एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, ये सोइल को और वाटर बॉडी को इफेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या है, केमिकल डिजास्टर। केमिकल डिजास्टर किसको इफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट से हमारी सोइल खराब होगी, वाटर बॉडीज खराब होती हैं, एयर खराब हो जाएगी, ठीक है। खदानों में जो विस्फोट होता है वो एयर के साथ में जब नेचुरल गैस की रिएक्शन हो जाती है तो खदानों में क्या हो जाता है, खादान में बहुत ज्यादा विस्फोट हो जाता है। आपने सुना होगा कि खादान में काम करने वाले लोगों की विस्फोट से मौत, इतने लोगों की मौत। तो इस तरीके से ये सारे की सारी डिजास्टर्स इंडस्ट्रीज की वजह से होती हैं। एसिड रेन होती है क्योंकि वहां से इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, ऐसी हार्मफुल गैसेज निकलती हैं जो एसिड रेन का कारण बनती हैं। रासायनिक प्रदूषण में जो केमिकल प्रदूषण होते हैं उसमें स्किन डिजीज हो जाती है। भारत में औद्योगिक आपदा जोखिम, ठीक है। भारत में कौन से जोखिम हुए, जैसे यहाँ पर मैंने इसको डिटेल से लिखा है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसमें विषाक्त गैस जो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, इससे बहुत से लोगों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1861 में मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड MAH, ठीक है। तो ये मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड है, कब हुआ था, क्या है, ये सभी जोन से संबंधित था। मतलब यहाँ पर जितने भी जोन्स आते हैं किससे संबंधित था, जितने भी मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड MAH है ये 1861 में आया था। यहाँ पर जितने भी खतरनाक सामग्री, जो भी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज हैं और जो भी असंगठित क्षेत्र हैं जो गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं उनके लिए है ये। यहाँ पर ये मतलब इसलिए लाया गया था, 1861 में आया है ये कोई त्रासदी नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सभी कंट्री के जितने भी जोन्स हैं और वहाँ पर जितनी भी रजिस्टर्ड और खतरनाक क्या हैं फैक्ट्रीज वगैरह हैं जो क्या कर रही है, एसिड हैजार्ड्स उत्पन्न कर रही हैं, तो उन सब में लागू होगा ये, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा इंडस्ट्री डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। ये आगे पढ़ेंगे हम। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा खतरनाक प्रदूषकों से संदूषित स्थलों की सूची। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये क्या है, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा खतरनाक प्रदूषकों से संदूषित स्थल जो है उनके बारे में, यानी कि जो CPCB है उसने कौन से स्थल को खतरनाक स्थल घोषित किया है, कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं जो इनके लिए खतरा बन सकती हैं। ये है इलूर इडियार कोची, ठीक है। इसका नाम क्या है, इडियार कोची। ये यहाँ पर इतने टन से अधिक मात्रा में खतरनाक रसायन उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो बहुत ज़्यादा क्या कर रही हैं, ऐसे रसायन उत्पन्न कर रही हैं जिससे डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। तो इसको ऐसी लिस्ट में शामिल किया है। तो इसमें पहला नाम था इलूर इडियार कोची। इसके बाद है रानीपेट, ठीक है। यहाँ पर है रानीपेट क्रोमियम संदूषित क्षेत्र। ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। 3 हेक्टेयर में अपशिष्ट का 2 से 4 मीटर ऊंचा है क्या बना हुआ है, यहाँ पर ना क्रोमियम का 2 से 4 मीटर ऊंचा एक ढेर बना हुआ है जो क्या करता है, बहुत ज्यादा संदूषित क्रोमियम को प्रोड्यूस कर रहा है जो आगे डिजास्टर का रूप ले सकता है। तमिलनाडु में है। इसके बाद नेक्स्ट है रतलाम औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश। एसिड बनाने वाले फार्मा उद्योगों को अगवा करता है ये। इसके बाद क्रोमियम संदूषित क्षेत्र सुंदरगढ़ ओडिशा में है।
50,000 टन क्रोमियम यहाँ पर खुले में पड़ा हुआ है। तालचेर क्रोमियम संदूषित क्षेत्र ओडिशा में है। गंजाम पारा संदूषित क्षेत्र ओडिशा में है। इसके बाद जूही, राखी, मंडी कानपुर यूपी में है। ठीक है, मंडी कानपुर यूपी में है। तो ये सारे क्या है यहाँ पर इस तरीके से कुछ इंडस्ट्रीज है जिसे किसमें रखा गया है, मतलब ये क्या कर सकते हैं, डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं। रानिया कानपुर यूपी में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये पता नहीं मैंने क्या लिखा है, निब्रा गांव वेस्ट बंगाल का एक गांव है। तो यहाँ पर ये क्या है, वेस्ट बंगाल का एक गांव है जो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। पीओपी स्थायी कार्बनिक प्रदूषण लखनऊ में है। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह थी जिनके नाम यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं या फिर डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं या कर सकते हैं आने वाले समय में। तो इनको ऐसी सूची में शामिल किया गया है। इलूर, ईडीआर, कोची, इसके बाद हमने पढ़ा रानीपेट, इसके बाद हमने पढ़ा है रतलाम औद्योगिक क्षेत्र, फिर क्रोमियम संदूषित क्षेत्र सुंदरगढ़, तालचेर क्रोमियम संदूषित क्षेत्र, गंजाम पारा संदूषित क्षेत्र और जूही राखी कानपुर क्षेत्र रानिया। इसके बाद ये निब्रा है, निब्रा गांव वेस्ट बंगाल, पीओपी स्थायी कार्बनिक प्रदूषक लखनऊ। ठीक है, इसके बाद इसके प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए हम डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आपदा आने से पहले हम उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, प्री मॉडिफाइड रिव्यू दे सकते हैं कि इसको हम ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा, अगर हम इसकी रोकथाम के लिए काम करते हैं तो ये रिव्यू वगैरह देने के लिए। फिर केमिकल रिस्क असेसमेंट बना सकते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट बना सकते हैं, प्लानिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, जैसे सड़क पर बहुत ज़्यादा ऐसे वाहन जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह होते हैं, ऐसे बड़े बड़े ट्रक होते हैं, तो उनको क्या करें हम, एक अलग से उनका टाइम डिसाइड कर दें कि आप इस टाइम पर जाएंगे। और जनता को दुर्घटना से बचाने के लिए भारी वाहनों के साथ क्या करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, पुलिस को सहयोग देना चाहिए, भारी वाहनों के लिए अलग से टाइमिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जन जागरूकता फैला सकते हैं, इस तरीके से हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके सुधार कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं न्यूक्लियर हैजार्ड्स के बारे में। ये न्यूक्लियर हैजार्ड्स जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर हैजार्ड्स या फिर न्यूक्लियर डिजास्टर्स के बारे में कि नाभिकीय संकट क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, तो वो भी क्या था, एक तरीके का न्यूक्लियर डिजास्टर ही था, किसी परमाणु से निकलने वाले एटॉमिक न्यूक्लियर। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियर डिजास्टर इस तरीके से भी हो सकता है कि आपकी कंट्री में क्या हो कि मान लीजिए न्यूक्लियर का विस्फोट हो जाए, तो ये भी क्या होगा, एक तरीके से न्यूक्लियर डिजास्टर कहा जाएगा। किसी परमाणु से निकलने वाला एटॉमिक न्यूक्लियर यानी कि परमाणु नाभिक जिससे मानव स्वास्थ्य या एनवायरनमेंट को खतरा हो सकता है, वही क्या है, आपके देश में न्यूक्लियर डिजास्टर कहा जा सकता है या फिर नाभिकीय संकट कहा जा सकता है। या फिर जब नाभिकीय संलयन या फिर विखंडन की रिएक्शन होती है तो उससे जो विस्फोट क्रिएट होने का खतरा होता है उसे भी हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर डिजास्टर कह सकते हैं। इसे ही हम रेडियोधर्मिता के नाम से भी जानते हैं। इससे निकलने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उसे हम रेडियोधर्मी प्रदूषण भी कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की रिएक्शन से जो विस्फोट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडियोधर्मिता कहते हैं। इससे निकलने वाले सब्सटेंसेस रेडियोधर्मी प्रदूषण कहे जाते हैं। इससे हमारे ह्यूमन हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि जो हिरोशिमा और नागासाकी है वहां पर आज भी जो लोग पैदा होते हैं या आज भी जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य कितना ज़्यादा इफेक्टेड है, वो उनकी बॉडी पार्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, वो हमारी तरह इतने स्वस्थ नहीं है। तो इसका जो ये जो खतरा है ना सबसे खतरनाक होता है और इसका प्रभाव आगे बहुत सारे सालों तक देखा जा सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं सोर्सेज क्या क्या होते हैं इसके। जैसे नेचुरल सोर्स है और मैन मेड सोर्स है। नेचुरल तो वो होता है जैसे स्पेस से आने वाली किरणें हैं, अर्थ में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ये क्या है, नेचुरल कारण होते हैं। मैन मेड में क्या होता है, जैसे हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा रहे हैं, एक्सरे वगैरह है, परमाणु बम है, परमाणु दुर्घटनाएं होती हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह का यूज किया जाता है। तो ये सब क्या है, मैन मेड डिजास्टर में आती है। न्यूक्लियर मैन मेड डिजास्टर हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अब एक पॉइंट ये भी है, जैसे भूकंप आ जाता है, चक्रवात आ जाते हैं, इतनी ज्यादा हवा चलती है, बहुत ज्यादा मतलब एकदम भयानक भूकंप आ जाता है, तो इससे क्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर मैन मेड डिजास्टर में यहाँ भूकंप आ जाता है या चक्रवात आ जाता है या तोड़फोड़ हो जाती है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर नाभिकीय हैजार्ड्स का खतरा बन सकता है। तो जैसे अब भूकंप आ गया तो कुछ ऐसी मतलब घटनाएं हुई या फिर कोई घर गिर गए, आंधी साइक्लोन आए, तो इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें कोई ना कोई हानि हो सकती है, हैजार्ड्स हो सकते हैं, वो खतरा बन सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हें खतरा हो सकता है इन सभी चीज़ों से भी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, भारत में नाभिकीय संकट का जोखिम। ठीक है, ये किस किस वजह से कहाँ कहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ ये जोखिम क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट लिखे हैं जो रिस्क पर है। ठीक है, जैसे ये रिस्क वाली लिस्ट में रखा गया है, जो बहुत ज्यादा हाई पावर के हैं।
जैसे रावत भाटा है, रावत भाटा राजस्थान में है, ककरापर है गुजरात में, जैतपुर है महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर काइगा कर्नाटक में है, नरोरा यूपी में है, हरिपुर वेस्ट बंगाल में है, कोमाडा आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ पर कलकम यहाँ पर तमिलनाडु में है, कुंदनकुलम तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से कुछ पावर प्लांट्स है जो क्या है, बहुत रिस्क पे हैं, जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। इसमें रावत भाटा राजस्थान, रैसे रावत भाटा रैसे राजस्थान, ककरापर कहाँ पर है, गुजरात में है, जैतपुर कहां पर है, महाराष्ट्र में है, काइगा कर्नाटक में है, कैसे काइगा कैसे कर्नाटक, नरोरा यूपी में है, हरिपुर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इसके बाद कोमादा आंध्र प्रदेश में है, कलकापक्कम तमिलनाडु में है, और कुंदनकुलम तमिलनाडु में। तो इस तरीके से कुछ पावर प्लांट्स हैं जो क्या हैं, बहुत ज्यादा रिस्क पे हैं, बहुत ज्यादा हाई पावर के न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जो आगे आने वाले समय में हमारे लिए क्या क्रिएट कर सकते हैं, हैजार्ड बन सकते हैं, हमारे लिए डिजास्टर का खतरा बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके, ये ह्यूमन हेल्थ पर प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, इसकी वजह से टेरर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि टेररिज्म का कारण तो ये आज भी बने हुए हैं। जैसे एक देश दूसरे देश को क्या देता रहता है कि हम हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे, तो ये क्या एक तरीके की टेररिज्म है। सिविल लिबर्टीज है, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, फ्यूचर लॉस हो सकता है इससे, मतलब इन सब चीजों को क्या होगा, इससे नुकसान हो सकता है। अब इसके लिए स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, सीमित समय शील्डिंग, यानी कि जहां पर भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं तो उसके चारों ओर हमें क्या करनी चाहिए, एक शील्डिंग करनी चाहिए, ऐसी दीवारें बनानी चाहिए जिससे जो हीट है ना, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के चारों ओर की हीट है वो इन दीवारों तक ही सीमित रहे, इससे बाहर ना जाए, जिससे ह्यूमन के ऊपर क्या ना हो, प्रभाव ना पड़ सके। जो इसकी हाईली गामा रेज है, हाईली रेज है, वो क्या ना कर सके, बहुत ज्यादा फैल ना सके। तो ये क्या करेंगी, शील्डिंग क्या करती है, इसमें हेल्प क्रिएट कर सकती है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में मोटी कंक्रीट या फिर जो शीशे होते हैं उनका यूज करना चाहिए, ठीक है, ऐसे कमरों में इनको लगाना चाहिए। प्रसार पर नियंत्रण, रेडियो एक्टिव, इसके बाद है प्रसार पर नियंत्रण, यानी कि कंटेनमेंट, क्लोज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, यानी कि बंद कर सकते हैं, इस तरीके से बंद बनाकर हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद है पब्लिक डोमेन में ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, आपात स्थिति कहेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक साइट के लिए हम क्या बनाएंगे, मतलब जहां पर जो ये साइट बनाई जाएंगे उसे आपात स्थिति कहेंगे, और उस साइट के लिए हम प्लानिंग करेंगे। ये प्लानिंग कैसे हो सकती है, स्थानीय जिला प्रशासन के अंडर रहेगी। यह संयंत्र के चारों ओर क्या करेगा, 16 किलोमीटर रेडियस कवर करता है, और ये ऑफ साइट आपात नियोजन जोन को कवर करती है। जो ये साइट्स बनाई जाती हैं इसके चारों ओर क्या होता है, 16 किलोमीटर ये क्या करेगा, ये जो संयंत्र है इसके चारों ओर कुछ लगाया जाएगा, जिसकी वजह से ये 16 किलोमीटर तक का रेडियस क्या करता है, कवर करता है। इसके साथ साथ ये ऑफ साइट आपात नियोजन जोन को कवर करता है, ठीक है, या जहां पर ये जो आपात वाली स्थिति है ये क्रिएट हो रही है, तो उसके चारों ओर क्या करेंगे, एक ऐसी बाउंड्री सी बनाई जाएगी, 16 किलोमीटर रेडियस कवर करेगी जो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑफ साइट आपात नियोजन जोन। तो इसको कवर करने के लिए प्लानिंग बनाई जाएगी। अब है मोबाइल विकिरण जांच प्रणाली, मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम, MRDS के नाम से हम इसे जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसके तहत जिसमें जैसे मोबाइल के थ्रू क्या होगा, इससे जो रेडिएशंस वगैरह इसकी जांच वगैरह की जाएगी कि कहाँ पर रेडिएशंस फैलने का खतरा ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, इस तरीके से। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट होंगे, जैसे पुलिस है, NDRF के कर्मी हैं, और जो क्या करेंगे, मैनेजमेंट करने का काम करेंगे। रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति में मैनेजमेंट के लिए समर्थ बनाने की ये पहल है, तो इसे हमने पायलट प्रोजेक्ट कहा है। जो पुलिस और NDRF के कर्मी क्या करेंगे, इन स्थितियों से निपटने के लिए मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट टॉपिक है क्राउड मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्राउड मैनेजमेंट। किसी स्थान के उपयोग से पहले उसके संबंध में, यानी कि जहां पर कोई लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि वहां पर जो लोग प्रेजेंट हो रहे हैं उतने लोगों की वहां इकट्ठे होने की जगह है या नहीं है। तो ये सब क्या होता है, क्राउड मैनेजमेंट होता है। अब भीड़ कंट्रोल से क्या अभिप्राय है यहाँ पर, जैसे प्रतिबंध या सीमा, ये इस भीड़ कंट्रोल ही होता है कि एक तरीके की कोई लिमिट लगाई जाती है कि इस एरिया में इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, ताकि कोई आपदा ना हो, झगड़ा ना हो, दंगे ना हो, भगदड़ ना मचे। अब भीड़ नियंत्रण कैसे की जा सकती है, ये भीड़ क्या है, मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। तो भीड़ को कंट्रोल करना किसका पार्ट है, ये आपके क्राउड मैनेजमेंट का पार्ट है। भीड़ द्वारा उत्पन्न समस्या पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जो असभ्य लोगों का समूह है उन्हें क्या कर सकती है, पुलिस खदेड़ सकती है वहां से। भीड़ आपदा के कारण और उत्प्रेरक, ये क्या होते हैं, जैसे इससे क्या क्या कारण क्या क्या हो सकता है,
तो इससे अवरोध हो सकता है, संरचनाओं का टूटना हो सकता है, मार्गों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, आपातकालीन निवासों का अभाव हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे अग्नि विद्युत है, आग पकड़ने वाले और लकड़ी के ढांचे, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये सारी चीजें किससे होंगी, क्राउड, जो भी ज्यादा क्राउड फैलेगा तो उस वजह से। एनडीएमए, अब इसके लिए क्या, जैसे आपका एनडीएमए, ये तो मैंने आपको बता दिया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 के प्रावधानों के तहत इन सबको लाया गया। मतलब इसके तहत ही जितने भी कानून वगैरह बनाए गए हैं सब इसके तहत बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो क्राउड मैनेजमेंट है, जितने भी तरीके के यहाँ पर डिजास्टर उनके लिए जो मैनेजमेंट्स किए गए हैं वो उसी के तहत है। इसके बाद भीड़ का व्यवहार। ठीक है, भीड़ का व्यवहार क्या है, लोगों को अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कम से कम एक वर्ग जगह की नीड होती है, मतलब एक वर्ग गज जगह की नीड होती है। भीड़ में मरने वाले, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला तो यही है कि जो एक्टिविटी करने वाले, एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कितनी जगह की जरूरत होगी, कम से कम एक वर्ग गज जगह की जरूरत होगी। ठीक है, भीड़ में जो मरने वाले लोग हैं वो ज्यादातर किससे मरते हैं, लगातार सीधे खड़े होने पर दम घुटने से मरते हैं, रोंदने से नहीं मरते हैं। तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, और हम अगर मान लो एग्जाम में आ जाता है तो हम तो पढ़ेंगे नहीं, तो सीधा ये टिक कर देंगे, बट इसका आंसर ये होगा कि सीधे खड़े होने पर उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है। इसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जाता है कि जो भीड़ है उसको खदेड़ा जा सके, तो पुलिस क्या करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है। ठीक है, सीसीटीवी की निगरानी रखी जाती है। अब क्राउड कंट्रोल स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, इसके तहत जो एनडीएमए 2017 में इन्होंने गाइडलाइंस दी थी। ठीक है, वैसे एनडीएमए 2005 में आया, लेकिन 2017 में इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर। जैसे बहुत सारे त्यौहार होते हैं, त्योहारों में क्या होता है कि भीड़ का खतरा बन जाता है। जैसे मंदिरों में देखा होगा आपने, मंदिरों में भगदड़ मच जाती है, बहुत ज्यादा लोग, क्राउड इकट्ठा हो जाता है। तो उसके तहत कुछ गाइडलाइंस है, जैसे मुक्त आवागमन, ये पंडाल है, दशहरा है, इसके चारों ओर के एरिया को यातायात से नियमित करना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऐसा रखेंगे कि यहाँ पर यातायात वगैरह जो होंगे उनको कंट्रोल में रखा जाएगा। एक कतार में लोगों की आवाजाही की निगरानी रखी जाएगी, मतलब लोग क्या चले, कतारों में चलेंगे। सीसीटीवीज वगैरह लगाए जाएंगे। ठीक है, इनके चारों ओर जो यातायात है उनको नियमित करके रखा जाएगा। ये नहीं होगा कि कोई भी व्हीकल आ रहा है और यहीं से लोग जा रहे हैं और मतलब भीड़ वगैरह मची हुई है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो उनकी अलग से पार्किंग की जाती है। तो इस तरीके की सुविधाएं रखी जाएंगी। इसके बाद है भगदड़ में अपने हाथ को। अब ये देखो, ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। भगदड़ में क्या होगा, अपने हाथ को किसकी तरह रखेंगे, हम बॉक्सर की तरह रखकर सीने को, सबसे पहले सीने को बचाएंगे। ठीक है, दीवार, बैरिकेड, दूर मार्गों से क्या रहे, द्वार मार्गों से हम दूर रहेंगे। अपने पैरों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भगदड़ मच जाती है तो क्या करें, आप अपने पैरों पर खड़े रहें। अगर गिर भी जाते हैं तो तुरंत से तुरंत उठने की कोशिश करें। अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो क्या करेंगे, अपने हाथों से अपने सिर को ढक ले, ताकि आपका सिर, मतलब वो भगदड़ में क्या ना हो, आपके सिर को कोई चोट ना पहुंचे। तो ये सारे पॉइंट जो है मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, पैरों पर खड़े रहेंगे, शीघ्र, अगर गिर जाते तो शीघ्र उठेंगे, अगर नहीं उठ पाते तो सबसे पहले अपने सिर की सुरक्षा करेंगे। धारा 130 में भीड़ को तितर बितर करने के लिए हथियारों द्वारा बल प्रयोग, तो पुलिस को ये राइट दिया गया है धारा 130 में कि जो भीड़ है, भीड़ को क्या कर सकते हैं, मतलब हथियारों का प्रयोग कर सकती है पुलिस। इसके बाद 103(3) में क्या कहा गया, पुलिस को राइट है कि भीड़ को दूर करने के लिए कम से कम बल प्रयोग करेगी और ऐसा बल प्रयोग करेगी इससे लोगों को कम हानि हो, उनकी संपत्ति का कम नुकसान हो। ठीक है, तो ये सारी बातें किस में कही गई हैं, ये भीड़ के लिए मतलब कुछ राइट दिए गए हैं किसे, पुलिस को, कि वो क्या कर सकती है, इस भगदड़ को कम करने के लिए बल प्रयोग कर सकती है। 2017 में अब कुछ एग्जाम्पल लिखे, जैसे 2017 में सबरीमाला में क्या मची थी, भगदड़ मच गई थी, उसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अमृतसर में रेल पटरियों पर लोगों के दौड़ने से जो भीड़ मची थी उसमें 60 लोग मारे गए थे। 30 अक्टूबर 2022 को इंपॉर्टेंट है, मोरबी गुजरात के मच्छू नदी पर बना, ये आपने सुना भी होगा कि एक ब्रिज वगैरह टूट गया था जिससे बहुत सारे लोग उस पानी में गिर गए थे और उससे 141 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये रिसेंट का ही टॉपिक है, मोरबी गुजरात वाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हमें इसमें मेंस में लिखना नहीं होता। अगर मान लो आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो, मेंस का एग्जाम है जहां पर आपको लिखना है, तो आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता था कि बताइए जो घटना हुई है ये, इसके लिए मैनेजमेंट के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे, आप इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भीड़ प्रबंधन अभ्यास। ठीक है, तो ये एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ
यहाँ पर भीड़ प्रबंधन अभ्यास, जैसे इसके लिए ना अभ्यास भी किए जाते हैं, जैसे बड़े स्तर पर जो खेल हो रहे हैं, जैसे फीफा है, फीफा ने क्या किया था, भीड़ प्रबंधन अभ्यास किया था। ठीक है, ये 2018 में पहले, इस फीफा से पहले 2018 में फीफा वर्ल्ड कप सुरक्षा एजेंसी ने भीड़ प्रबंधन अभ्यास है, इसमें हिस्सा लिया था और इसका अभ्यास किया था। ठीक है, और इसकी मतलब यहाँ पर एक एजेंसी है, इसका नाम है फीफा वर्ल्ड कप सुरक्षा एजेंसी। इसकी हेल्प से भीड़ की जो प्रबंधन है उसका अभ्यास किया था। कहाँ पर आयोजित हुए थे, रूस में। तो फीफा की एजेंसी के द्वारा जो ये वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं, इन्होंने अभ्यास किया था। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर जो काम होते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये किसी एजेंसी की हेल्प से भीड़ प्रबंधन का अभ्यास कर सकते हैं कि अगर इतनी भीड़ फैल जाती है तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो ये सारी बातें बताई जाएंगी। इसके तहत वीडियोग्राफी हो सकती है, ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी हो सकती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन को वायरलेस सेंसर नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है, जो भीड़ के बारे में क्या देगा, जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब यहाँ पर है मॉब लिंचिंग, ये इंपॉर्टेंट है। मॉब लिंचिंग क्या होता है? मॉब लिंचिंग का मतलब है जब अनकंट्रोल्ड भीड़ हो जाती है। ये अनकंट्रोल्ड भीड़ कैसे होती है, किसी अफवाह से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कोई ऐसा अपराधी होगा जिसने कोई अपराध किया है, तो जनता क्या करेगी, उसको पकड़कर वहीं पर पीट कर मार डालेगी। ठीक है, तो ये इसका कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता है। तो अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी अपराध के लिए किसी अपराधी को पीट कर मार डालना। ठीक है, तो ये क्या है, मॉब लिंचिंग होता है। मॉब लिंचिंग के तहत सरकार ने क्या किए हैं, दंड के प्रावधान भी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर दंड भी देती है। इसके तहत 302 के तहत हत्या का आरोप लग सकता है और 307 के तहत हत्या करने का प्रयास के लिए आपको सजा दी जा सकती है। तो यह है मॉब लिंचिंग। यहाँ पर 149 के तहत आज्ञा के विरुद्ध अगर इकट्ठे होते हैं, अगर आप मान लीजिए आपको इकट्ठे होने की परमिशन नहीं मिली है, फिर भी आप वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत बड़े लेवल पर अगर आपको कहीं पर इकट्ठा होना तो परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है, उसके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये आपके क्राउड से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ घटनाएं मैंने यहाँ लिखी हैं, तो ये आपका लास्ट ही पॉइंट है, आपकी एक क्लास खत्म हो जाएगी इसी में। ठीक है, इजराइल के यहाँ पर माउंट मैरन में 2021 में इजराइल में हुई थी ये घटना, जब कोविड के बाद में, कोविड खत्म होने के बाद में ये यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, छुट्टी मनाने के लिए गए थे और सामूहिक सभा थी। इसमें भगदड़ से 45 लोगों की डेथ हो गई थी। ये क्यों हुई थी? क्योंकि माउंटेन के एरिया पर ये इकट्ठे थे और वहां से निकलते हुए ये सीढ़ियों से फिसल गए और उस पर क्या मच गई, वहां पर भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने से लगभग 45 लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई थी। 2022 को 1 जनवरी, ये आपने पढ़ा होगा कि 1 जनवरी 2022 को जो माता वैष्णो देवी मंदिर है वहां पर क्या हो गई थी, भगदड़ मच गई थी। करूपा स्वामी मंदिर में 2012 में क्या हुई, यहाँ पर भगदड़ मची थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, 2022 में 1 जनवरी को माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मची थी, इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। आपने पढ़ा होगा, हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इसके लिए सांत्वना भी दी थी। तो ये रिसेंट का ही टॉपिक था। ठीक है, तो ये आपको ये बातें याद रख लेनी है, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।